अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम सी लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं हैश। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंट मेन। ओके, तो यहाँ पे आप वॉइड मेन भी लिख सकते हो, इंट मेन भी लिख सकते हो। अगर आपने इंट लिखना है तो यहाँ पे आपको रिटर्न ज़ीरो भी लिखना पड़ेगा। अगर आप इंट लिख रहे हो तो आपको रिटर्न ज़ीरो लिखना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं लिखना तो आप वॉइड लिख लें। वर्ड लिख लेते हैं सादा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है बेसिक सी लैंग्वेज का। तो इसके अंदर हमने कोड लिखना है। ये वो वही हमने हेडर फाइल अटैच की है जिसमें हमारे जो भी हम प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं उसकी सारी डेफिनेशन इसमें मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं प्रिंट एफ। इसमें हम कोटेशन फंक्शन की जो सी नाम है ये प्रिंसेस, ये सिंपल ब्रैकेट्स को हम प्रिंसेस कहते हैं। इसकी एक फंक्शन की नामत है प्रिंट एफ, एक आउटपुट फंक्शन है और इसके अंदर हमने कोटेशन यूज़ किया। कोटेशन यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। सो यहाँ पे लास्ट पे टर्मिनेटर लाजमी आते थे हर स्टेटमेंट के एंड पे, जब स्टेटमेंट ख़त्म हो रही हो। तो जब हम इसको आउटपुट देंगे तो ये आउटपुट कर रहा है हेलो वर्ल्ड, क्योंकि प्रिंट एफ फंक्शन आउटपुट के यूज़ होता है और इसमें कोटेशन के अंदर ये लिखा है हमने, तो ये आउटपुट में आ गया। ओके, तो इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि अगर हमने कुछ और प्रिंट करवाना है, जैसे कि वी आर सी प्रोग्रामर्स, सो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वी आर सी प्लस पर प्रोग्रामर। क्योंकि इसके बाद अब आगे कंट्रोल यहाँ पे था और यहाँ पे होने के बाद अगली लाइन चल पई तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। तो अब हमें न्यू लाइन चाहिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं \n। \n से क्या होता है, न्यू लाइन क्रिएट हो जाएगी। कर्सर यहाँ से जब \n आया तो न्यू लाइन पे आ गया। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे भी अगर हम यूज़ करें तो \n, तो ये न्यू लाइन पे सी प्रोग्रामर प्रिंट हो जाएगा। जहाँ पे \n यूज़ करेंगे वहाँ पे न्यू लाइन क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा आउटपुट फंक्शन है प्रिंट एफ। अच्छा, तो प्रिंट एफ फंक्शन के बाद हम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। इंट ए। ओके, तो इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन। अब ए की वैल्यू मैं लिखता हूँ 10। तो अब ये है इनिशियलाइजेशन, ए की वैल्यू 10 दी, इनिशियलाइजेशन। और तो अब हमने ए की वैल्यू 10 इनिशियलाइज कर दी है और मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल एक और लिखता हूँ, फ्लोट एफ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ इज़ इक्वल टू 3.14 पाई की वैल्यू दे देते हैं। अच्छा, अब ये दोनों जो है वो न्यूमेरिक डाटा टाइप है, ये भी न्यूमेरिक डाटा टाइप है, ये भी न्यूमेरिक डाटा टाइप है। तो अब इन दोनों डाटा टाइप में डिफरेंस ये है कि ये इंटीजर्स है, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा, इसमें डेसिमल पॉइंट आ सकता है। फ्लोट जो से उसमें पॉइंट आएगा, इंटीजर होगी जिसमें पॉइंट नहीं आएगा। अब कैसी एग्जाम्पल हो, मैं आपकी एज लिखता हूँ, यहाँ पर मैं कमेंट डालता हूँ, मैं कहता हूँ एज हो सकती है, आपकी क्लास हो सकती है, ये जो से ये इंटीजर आएगा। और फ्लोट में क्या हो सकता है, आपकी हाइट हो सकती है, परसेंटेज हो सकती है। ये बेसिक एग्जांपल्स हैं। तो फ्लोट और इंटीजर की ये एग्जांपल है। ओके, तो इसके बाद अब हमने इन वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट कैसे करवाएंगे, फंक्शन आउटपुट ही यूज़ करेंगे। इसको हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने का मतलब ये है कि ये ऐसी स्टेटमेंट बन जाएंगी जिससे जो कि कंपाइलर जो है हमारा वो इग्नोर कर देगा। तो ये अब इग्नोर कर हो जाएंगी और आउटपुट पे रिज़ल्ट नहीं शो होगा। ठीक है, तो अब हम इनको प्रिंट करवाना है तो हम कैसे प्रिंट करवाएंगे, मैं कहता हूँ कि प्रिंट एफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे इसकी डाटा रिटर्न टाइप लिखनी पड़ेगी, डाटा टाइप। अब इसकी डाटा टाइप इंटीजर है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, परसेंटेज डी।
परसेंटेज डी फॉर डेसिमल, इंटीजर के लिए परसेंटेज डी यूज़ होगा, तो यहाँ पे कॉमा लगाना। अब ये वो चीज़ है जो कि हम कोटेशन में लिखते होते हैं जिसकी वैल्यू प्रिंट होनी है। अब ये वो फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में आंसर हमारा आएगा। तो अब मैं लिख देता हूँ ए। अब ए हमारा वेरिएबल है, वो यहाँ पे प्रिंट होगा। अब मैं आउटपुट पे देखता हूँ तो 10 हमारे पास आउटपुट है। अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़। अब हमारे पास ये सारा प्रिंट होगा, ठीक है, लेकिन जहाँ पे परसेंटेज डी है वहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू एज ए इंटीजर प्रिंट होगी। तो अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज़ 10। सो आगे और मज़ीद लिख लेते हैं। मैं बैस्लैश एन लिखता हूँ, बैस्लैश एन क्या लिखता हूँ, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ फ्लोट वेरिएबल एबल इज़ परसेंटेज एफ। अब फ्लोट के लिए हम परसेंटेज एफ यूज़ करेंगे, तो परसेंटेज एफ और परसेंटेज एफ की जो सी वैल्यू है वो एफ है। यहाँ पे हम वेरिएबल लिख देते हैं। तो अब हमें सबसे पहले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ 10, द वैल्यू ऑफ फ्लोट वेरिएबल इज़ 3.140000। तो ये 6 जीरोज होते हैं, 6 डेसिमल प्लेसेस तक फ्लोट का आंसर आता है। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट की जगह कोई और डाटा टाइप यूज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ डबल, और इसके बाद आउटपुट आता है तो क्या आता है, यही आएगा। अब डबल के लिए आएगा डी यूज़ होता, डबल के लिए आइडिया नहीं मुझे क्या है, तो हम फ्लोट में रहते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आउटपुट आया है, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि एक हमारे पास इंटीजर है, एज इज इक्वल टू 15 किसी की एज है। तो अब मैं कहता हूँ कि बर्थ ईयर। अब किसी का हमने बर्थ ईयर मालूम करना हो तो अब जो से ईयर चल रहा है उसमें से हमने 15 माइनस करने हैं। अब मैं ये आंसर, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ योर बर्थ ईयर इज़, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज डी, क्योंकि वो एक इंटीजर होगा। 2005, 6, 7 ये इंटीजर है, इसमें पॉइंट्स नहीं आएंगे। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इस वेरिएबल की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी एज में से 2000, मैं कहता हूँ 2023 में से एज की वैल्यू निकाल दें, माइनस कर दें, तो ये आंसर आएगा हमारा। एंड पे टर्मिनेटर लगाना भूल गया, टर्मिनेटर लगा लेते हैं। तो हमारी वैल्यू 2008 में पैदा हुआ है अगर, तो इसकी एज 15 है। तो अगर 16 एज होगी तो ये किसका पैदा हुआ है, 2023 में से एज की वैल्यू निकाले 2007 में, ठीक है। तो अब ये हमारा क्लियर है। उसके बाद हम एक ऐसा करते हैं कि मैं लिखता हूँ कि BIRTH बर्थ ईयर इज इक्वल टू 2023 माइनस एज। ओके, तो यहाँ पे मैंने ना इसको ये सारी कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू बर्थ ईयर में स्टोर करवा दी है। तो अब मैं यहाँ पे ये लिखने की जगह वो वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ बर्थ ईयर। बर्थ ईयर, तो अब भी हमारे पास आंसर वही आएगा। यहाँ गलती क्या है, यहाँ पे मैंने हाइफन लगा दिया, हाइफन की जगह आना है तो 2007 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू, इस कैलकुलेशन की वैल्यू इसमें स्टोर करवा दी और फिर बाद में इसी को प्रिंट करवा दी, तो ऐसे हमारा आउटपुट आ गया है। ओके, तो अब एक और हम चीज़ स्टडी कर लेते हैं, इनपुट फंक्शन क्या होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छा इसको हम पहले कमेंट कर देते हैं। अब काफ़ी सारी लाइन है तो मैं यहाँ पे स्टैटिक डाल लेता हूँ और यहाँ तक स्टैटिक डाल लेता हूँ।
तो अभी यहाँ तक कमेंट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मल्टी लाइन है, ये सिंगल लाइन के लिए डबल स्लैशेस होती हैं। तो मैं यहाँ अब इसको रन करता हूँ तो मेरे पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। ओके, तो अब हम इनपुट की तरफ आते हैं। इनपुट के लिए हमारे पास फंक्शन है स्कैन एफ। तो सेम वैसे यूज़ होगा जैसे प्रिंट एफ यूज़ हुआ, लेकिन इसमें हमने वैल्यू एक स्टोर करवानी है। मैं लिखता हूँ इंटीजर मार्क्स और टोटल मार्क्स, ठीक है। और मैं कह देता हूँ फ्लोट परसेंटेज हमने फाइंड करनी है, तो परसेंटेज लिख देता हूँ। ओके, तो इंटीजर मार्क्स और टोटल मार्क्स हमने इनपुट लेने हैं। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज डी लिखता हूँ। परसेंटेज डी में हमारे मार्क्स होंगे ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड सिंबल के साथ लिखता हूँ मार्क्स। अब ये जो सा ये यूज़र से इनपुट लेगा और किस में स्टोर करेगा, मार्क्स में, और उसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। मैं एंटर करता हूँ तो ये क्या ले रहा है, इनपुट ले रहा है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 44, तो ये हमारा इनपुट लिया। तो अब टोटल मार्क्स भी इनपुट ले लेते हैं। इसका दो तरीका है, या तो मैं यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकता हूँ परसेंटेज डी और दूसरा वेरिएबल, जैसे कि हमने प्रिंट एफ में यूज़ किया था एंड साइन टी एम टोटल मार्क्स। अब एंटर करते हैं, रन करके देखते हैं 44 60। ओके, तो ये दोनों आ गए। तो अब जब दोनों हमने इनपुट ले लिए हैं, उसके बाद हमने क्या हम फाइंड करने, परसेंटेज। तो यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट समझना है। मार्क्स जो है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100 से, और फिर बाद में डिवाइड करना है। स्टैटिक का साइन है, स्टैटिक का साइन किस लिए यूज़ होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। और उसके बाद डिवाइड करना हमने टोटल मार्क्स के, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। तो उसके बाद अब इनपुट भी मांगेगा दोबारा से, तो अब हम आउटपुट पहले करवाएंगे। प्रिंट एफ हमने क्या करवाना है, परसेंटेज। तो परसेंटेज की डाटा टाइप क्या है, फ्लोट हमने लिखी है यहाँ पे, ये फ्लोट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे योर परसेंटेज इज़ परसेंटेज एफ। तो परसेंटेज एफ में हमारा आंसर आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ परसेंटेज और यहाँ पे डिटरमिनेटर्स। तो अब मैं रन करूँगा तो हमारे पास आंसर इंटीजर में आएगा। अब मैं यहाँ पे 44 लिखता हूँ और 60 लिखता हूँ। ओह वेट, दोबारा से रन करते हैं। दोबारा से रन करते हैं। क्लियर करते हैं। गलती है यहाँ पे, पता नहीं क्या है। एरर आ गया है, तो इसको हम दोबारा से सारे को कॉपी करते हैं और रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउज़र को। ये प्रोग्राम इसका ऑनलाइन कंपाइलर है, तो इसमें थोड़ी सी गलती भी हो जाती है आई गेस, या फिर इंटरनेट ना आ रहा हो, ये भी हो सकता है। इंटरनेट तो आ रहा है। वो पिछला जो सा था वो हमारा सारा ज़ाया हो गया। अब दोबारा लिख लेते हैं वो जल्दी जल्दी से। ओके, अब हम इसको दोबारा से रन कर लेते हैं। यहाँ पे 44 60,
तो ये परसेंटेज हमारी ये फ्लोट में है, लेकिन हमारे पास एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हमारे पास वैल्यू आउटपुट हमारा फ्लोट में आ गया, पॉइंट्स में आ गया, लेकिन ये देखें जब हम परसेंटेज लेते हैं तो परसेंटेज के बाद यहाँ पे 0 0 नहीं था आना चाहिए, यहाँ पे 3 3 3 आना चाहिए था। ये हमारी मिस्टेक है इसकी। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये इंटीजर है, इसने इंटीजर के साथ कैलकुलेशन होनी है, तो सारे कहाँ से इंटीजर होना है, और इंटीजर को हमने फ्लोर में स्टोर करवाया, तो वो इंटीजर के बाद ही पॉइंट्स में आंसर आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल को हम फ्लोट बना लेते हैं। तो अब ये वेरिएबल फ्लोट है, तो हमारी कैलकुलेशन फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम मूव करते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर की तरफ। सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या है, मैं सारे को करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट एज परसेंटेज आंसर। ये जब हमने इनपुट ले लिया, अब हमने क्या करना है, इफ़ लगाते हैं और उसके आगे हमने ये लिखनी है ब्रेस प्रिंसिपल के अंदर हमने एक कंडीशन लिखनी होती है। मैं कहता हूँ कि एज इज़ ग्रेटर दैन 18। अगर 18 से ज़्यादा होगी तो क्या प्रिंट होगा हमारे पास, प्रिंट एफ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ यू कैन ड्राइव। आप ड्राइव कर सकते हो। आप अब एंटर करते हैं हम कोई एज, मैं कहता हूँ 20, तो वो कहते हैं यू कैन ड्राइव। दोबारा से हम एंटर करते हैं, अब मैं यहाँ पे 15 एंटर करता हूँ, तो कुछ भी नहीं चला, क्योंकि कंडीशन होगी इस वक्त फास्ट, क्योंकि 15 18 से बड़ा नहीं है। ओके, उसके बाद अगर हमने कहना हो कि इसके बाद भी अगर ऐसा कोड चल जाए, मतलब कि मैं यहाँ पे ब्रेसेस लगाता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ प्रिंट एफ, अगर तो एज 18 से बड़ी ना हो तो क्या प्रिंट हो, यू कैन नॉट ड्राइव। सो तो आप ड्राइव नहीं कर सकते। रन, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15, तब क्या है, यू कैन नॉट ड्राइव, क्योंकि पहली कंडीशन फास्ट होगी, तो फास्ट होने पर एस की ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही चल जाएगी। तो अब यहाँ पे जो सी ब्रेसेस है, इसको हम अगर हटा भी दें तो फिर भी कोड रन करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास एक से ज़्यादा लाइंस होती हैं तब हमें ये ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत होती है। एक ही लाइन है तो इसलिए हम नहीं लगाते। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 18, तो आंसर आता है यू कैन, मैं ज़्यादा लिख देता हूँ एज 19, यू कैन ड्राइव। ठीक है, तो अब ये भी साइड पे कर देते हैं और ये भी साइड पे कर देते हैं। ओके, तो अब एस का हमें पता चल गया। अब हम करते हैं एस इफ़। अगर हमारे पास कंडीशन ज़्यादा हो, यानी कि पहली कंडीशन फास्ट होने पर हमें एक और कंडीशन चेक करें। मैं कहता हूँ कि एज इज़ इक्वल टू 18। अब ये डबल इज इक्वल टू का मतलब क्या, ये दोनों वैल्यू को कंपेयर कर रहा है। एक होता है कि इज़ इक्वल टू का साइन, मैं यहाँ पे इज़ इक्वल टू 18 लिख देता हूँ, तो ये क्या साइन कर रहे हैं, वैल्यू एज को। तो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ, अगर एज की वैल्यू इतनी हो तो मैं कहता हूँ प्रिंट एफ गेट योर लाइसेंस। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो अब हम देखते हैं, अगर मैं 19 प्रिंट करता हूँ यू कैन ड्राइव, अगर मैं 18 प्रिंट करता हूँ गेट योर लाइसेंस, अगर मैं 15 लिखता हूँ तो यू कैन नॉट ड्राइव नाउ। ठीक है, तो ये हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब कंट्रोल स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं। अब इफ़ एल्स ये हमने सारा स्टडी कर लिया है। अब इसके बाद हम आते हैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ, नेस्टेड इफ की तरफ। इसका सारे को मैं कमेंट कर देता हूँ। ये सारा कमेंट हो गया। अब इसके नीचे लिखना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ, अब हमने एक इंटीजर लेना ए बी और सी। ठीक है, ये तीन वैल्यूज़ है और इन तीनों वैल्यू में कंपैरिजन करना है कि कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ स्कैन एफ कि ये तीनों वैल्यू इनपुट ले, डिफरेंट वैल्यू हमने इनपुट लेनी है, तो इसलिए हम परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी
ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड साइन ए एंड साइन बी एंड साइन सी। सो ये हो गया, इनपुट ले लिया। अब हमने कंपैरिजन करना है। अब हम क्या करते हैं, इफ़ लेते हैं, कंडीशन लेते हैं ए अगर बड़ा है बी से, अगर ए बी से बड़ा है तो फिर हम दोबारा चेक करेंगे क्या है ए सी से भी बड़ा है, ए बड़ा है सी से, और अगर ए सी से बड़ा होगा तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, हाँ परसेंटेज डी, यानी कि ए की वैल्यू इज़ ग्रेटेस्ट। यहाँ पे हम परसेंटेज, यहाँ पे हम ए की वैल्यू लेते हैं, ए इज़ ग्रेटेस्ट। ओके, उसके बाद हम लिखते हैं एल्स इफ़। हमने कंडीशन अब बी के लिए चेक करनी है, बी इज़ ग्रेटर देन ए, देन दोबारा से चेक करें क्या बी सी से ही बड़ा है, बी इज़ ग्रेटर देन सी, सो प्रिंट क्या हो जाए, परसेंटेज डी इज़ ग्रेटेस्ट। तो परसेंटेज डी इस वक्त क्या है बी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल्स अगर दोनों ही नहीं बढ़े तो कौन सा बड़ा है, सी। प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज़ ग्रेटेस्ट। ओके, तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ 1 3 2। अब क्या है, 3 इज़ ग्रेटेस्ट, 3 सबसे बड़ा है इस वक्त, क्योंकि क्या ए बी से बड़ा है, नहीं, क्योंकि 1 3 से बड़ा नहीं है। तो अब क्या 3 ए से बड़ा है, हाँ, तो क्या 3 2 से बड़ा है, हाँ, तो क्या प्रिंट हो गया बी इज़ ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो अब हम ए के लिए चेक कर लेते हैं, 5 4 2, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 5 आना चाहिए। सिक्स इज़ ग्रेटेस्ट, सबसे पहले वाला 6 जो है वो ग्रेटेस्ट है, ए की वैल्यू सबसे बड़ी है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेस्टेड। एक इफ़ के अंदर हमने एक और इफ़ यूज़ की तो उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड। एक के अंदर हमने दूसरी इफ़ यूज़ की उसको हम कहते हैं नेस्टेड। अच्छा, उसके तो इतना हमने कमेंट कर लिया। इससे आगे अब हम आते हैं स्विचेस की तरफ, के स्विच क्या होते हैं। स्विच वो होते हैं जिसमें हमने एक एक्सप्रेशन की बेस पे, ए की वैल्यू, कंडीशन नहीं होता, एक्सप्रेशन की वैल्यू की बेस पे हमने कोई कंडीशन चलानी हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर डे, और लिखता हूँ स्कैन एफ परसेंटेज डी, अब डे हमने इनपुट लेना है कि कौन सा डे नंबर है, और उस डे जो भी डे होगा तो हमने वो डे प्रिंट करवाना है। अगर 1 होगा तो मंडे, 2 होगा ट्यूसडे, 7 होगा तो संडे, 6 होगा तो सैटरडे, इस तरह। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्विच, ये स्टेटमेंट लिखती हूँ मैंने, ये कीवर्ड है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डे। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, डे एक्सप्रेशन है। तो इसके लिए हमें चेक करना है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ब्रेसिस कि ये बॉडी और स्विच है। उसके आगे हमने लिखना है केस अगर, तो यहाँ पे हमने क्या लिख देनी है, वो वैल्यू लिख देनी है एक्सप्रेशन के। एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर 1 आएगी तो क्या आंसर होगा। यहाँ पे मैं कोलन लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ, क्या प्रिंट होगा अगर 1 है तो मंडे। ठीक है, तो उसके बाद अभी हमने वो ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज़ करनी। केस 2 होगा तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट ट्यूसडे। उसके बाद दोबारा से केस अगला लगाते हैं, केस 3 है तो क्या प्रिंट होगा, तीसरा दिन कौन सा होगा, फिर प्रिंट एफ वेडनेसडे। केस 4 है तो
प्रिंट एफ थर्सडे, उसके बाद के 5 है तो क्या 5 डे कौन सा होगा, फिर प्रिंट क्या कर दे फ्राइडे, लास्ट में टर्मिनेटर लाजमी आने हैं। तो उसके बाद के 6 होगा तो प्रिंट एफ के 7 होगा तो प्रिंट एफ संडे। ओके, तो यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन की बेस पे लिख दिया है। तो अभी ना हमने डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट यूज़ की है और ना हमने कोई ना डिफ़ॉल्ट यूज़ किया ना ब्रेक यूज़ किया। अब हम इसको रन करके देते हैं एंटर, हम एक डे करते हैं 1, तो सारे प्रिंट हो जाएंगे। पहले मंडे के आगे वाला सारा का सारा केस चलने लग पड़ेगा, मंडे से आगे सब का सब चलेगा। ओके, तो दोबारा हम रन करते हैं। मैं लिखता हूँ कि 7 डे, तो ये संडे प्रिंट होगा, संडे से आगे कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे 5 फ्राइडे सैटरडे संडे। ओके, तो अब हमने ये करना है, हम क्या चाहते हैं जब एक स्टेटमेंट चले उसके बाद हम स्विच के जितना भी ये स्ट्रक्चर है, स्विच का स्ट्रक्चर इतना है, तो इससे बाहर हम निकल जाएं, यहाँ से हम आगे चले जाएं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ब्रेक। ब्रेक क्या होता है, एक जो सा स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ तक उससे बाहर ले जाएगा इसको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रेक, यानी कि जब ये स्टेटमेंट चलेगी तो उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं रन करके। एक बार तो इनपुट देते हैं हम फर्स्ट, तो मंडे आउटपुट आएगा। इनपुट देते हैं हम 1, तो क्या मंडे आउटपुट आया। तो उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से ये इससे बाहर आ गया और प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। उसके बाद दोबारा हम रन करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, तो 2 के बाद फिर भी सारे के सारे रन हो रहे हैं क्योंकि इसके साथ हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज़ की। मैं यहाँ पे हर एक के साथ ब्रेक यूज़ करता हूँ। ब्रेक। ओके, तो कुछ के साथ यूज़ करके दोबारा देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो सिर्फ फ्राइडे प्रिंट होता है। अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ तो सैटरडे और संडे, क्योंकि जब इसके अंदर आता है तो ब्रेक नहीं होता और कंट्रोल इस तरफ यहाँ पे भी चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रेक, यहाँ पे भी लिख देता हूँ ब्रेक। ओके, तो अब हम रन करते हैं। कोई भी अगर हम लिखते हैं डे 4 है तो थर्सडे, हमारे पास आंसर आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डे 10 है तो डे 10 है तो कुछ भी नहीं आंसर है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे एल्स का कोड हो कि कोई कंडीशन भी चल नहीं रही हो तो हमारे पास आंसर कुछ भी आ जाए, तो हम यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट का। डिफ़ॉल्ट लिखेंगे, डिफ़ॉल्ट में हमारे पास कोई केस नहीं होगा, तो डिफ़ॉल्ट के बाद यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं इनवैलिड इनपुट। ठीक है, तो हमारे पास आंसर ठीक नहीं आएगा, यानी कि इनपुट वेरिएबल। तो क्या है, इनवैलिड इनपुट, ये हमारे पास आंसर आया। ओके, अब गाइस तो कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया है और अब हम स्टडी करने जा रहे हैं रेपिटेशन स्ट्रक्चर। सो इसको हम कमेंट कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये यहाँ तक कमेंट हो गया। अब हम नीचे से स्टार्ट करते हैं रेपिटेशन स्ट्रक्चर। रेपिटेशन स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर जिसमें हमने कुछ कोड एक लिख लेते हैं और कंडीशन की बेस पे उसे बार बार चलाते हैं, उसको हम लूपिंग कहते हैं। तो अब हम इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ फॉर लूप को स्टडी करेंगे, फॉर लूप और नेस्टेड फॉर लूप। ओके, तो इसको छोड़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एरे की तरफ। एक एरे क्या होता है, मैं कहता हूँ इंट मार्क्स इज इक्वल टू 36। तो ये अब एक मार्क्स स्टोर हुए हैं। ठीक है, ये एक मार्क्स है, मैं प्रिंट करवा लेता हूँ मार्क्स परसेंटेज बी
और यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्स। जब हमारे पास आउटपुट आएगा तो मार्क्स आएंगे, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि मैंने कुछ कलेक्टिवली मार्क्स को स्टोर करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके आगे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करता हूँ और इसके अंदर हम लिख लेते हैं कि कितने मार्क्स हमें स्टोर करने हैं। मैं लिखता हूँ मैंने 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो 5 मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कर्ली ब्रेसेस बनाता हूँ, तो यहाँ और कर्ली ब्रेसेस में मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट के मार्क्स 44, 40, 35, 46, 51 और ये 5 हो गए हैं आई गेस। तो जब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास ये एजेस की सारी मार्क्स की सारी वैल्यू, एक गार्बेज वैल्यू हमारे पास आई है। तो कोई वैल्यू हमें नहीं पता तो हमारे पास क्या वैल्यू है। यहाँ पे अगर मैंने प्रिंट करवाना हो कोई एक, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर मैंने, अच्छा अब ये जितने भी है ये सारी वैल्यू जो है वो मार्क्स की है, और मार्क्स की जो सी वैल्यू है उसके हमारे पास इंडेक्स है। यहाँ पे इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। अब 4 और 4 तक है हमारे पास। अब हमने ये 4th एलिमेंट को जब हमने एक्सेस करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे मास, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे इसका इंडेक्स होगा 3। तो जब हम रन करेंगे तो हमारे पास 3 पे क्या आएगा 46। तो ये वाली वैल्यू हमने फैच कर ली, तो रन करते हैं। ठीक है, तो मैं अब कहता हूँ इसको हम कहते हैं एक इंडेक्स, एक एरे में एक ही डाटा टाइप के काफ़ी सारी वैल्यू स्टोर हो जाती है। जैसे मार्क्स में हमने 5 वैल्यू स्टोर की हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि रोल नंबर्स हैं हमारे पास 1 से लेके 5 तक, और मैं इनपुट करूँगा जो सा रोल नंबर तो उसके मार्क्स आ जाएंगे। समझ लेते हैं कि ये पहले रोल नंबर के मार्क्स है, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, 5वें के मार्क्स 52 है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंटीजर एन, ठीक है, ये आर लिख लेते हैं रोल नंबर। ठीक है, तो अब हम स्कैनएफ से लेते हैं रोल नंबर इनपुट %d, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोल नंबर इनपुट ले लिया। और अब हाँ जो इसको रन करते हैं मैं रोल नंबर एंटर करता हूँ 5, तो 5 के मार्क्स 4। अच्छा, तो अब ये 46 ही एंटर कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रोल नंबर के जो सा हमने रोल नंबर एंटर किया आर, तो उसके मार्क्स प्रिंट हो। तो मैं यहाँ पे आर लिख देता हूँ। रन किया मैंने, 5 लिखा तो हमारे पास गार्बेज वैल्यू आ रही है। ओके, तो यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ तो 52, 4 लिखा तो 52। अगर मैं 3 लिखा तो अगर मैंने 2 लिखा तो फिर 35। अच्छा, अब 2 के जो होते 44 होना चाहिए, 35 नहीं। तो इसको हम कहेंगे हर एक में से एक माइनस कर देना, -1 आर में से एक माइनस कर देना, क्योंकि जब हम रोल नंबर 1 एंटर करेंगे तो वो दूसरे इंडेक्स को रेफ़र कर रहा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, मैं अब 5 एंटर करता हूँ, 5 में से 4 निकाल, 5 में से 1 निकाल 4, इंडेक्स 4 5वें एलिमेंट का है तो वो 52 आंसर आ गया। तो इस तरह हम एक्सेस कर लगते हैं। अब 6 लिखा है तो ये 6 पे ये वैल्यूज़ क्या आ रही है, ये वैल्यूज़ जो है गार्बेज वैल्यू, ये वो वैल्यू जो हमारी रैम में स्टोर है। ठीक है, ये हमने कोई अजीब सी ऐसी वैल्यू एक्सेस कर लिया जो कि हमें नहीं पता प्रोग्राम में क्या, तो वो जो भी हमारा प्रोग्राम रैम में रन हो रहा होता है तो उधर से भी कोई ना कोई वैल्यू दे दे, इसको हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमें सारे वैल्यू आउटपुट करवाने हैं तो अच्छा, इसको हम कहते हैं एरे, यानी कि काफ़ी सारी वैल्यू स्टोर कर सकता है एक ही एलिमेंट में, और उस एलिमेंट का साइज़ हम रख देते हैं, और लेकिन इसका सेम होना चाहिए, इसके डेटा टाइप सेम होना चाहिए। जैसे मास की डेटा टाइप इंटीजर है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब हम लूप की तरफ आते हैं। ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था एरे का, वो मैंने दे दिया आपको। अब हम लूप की तरफ आते हैं। मैं कहता हूँ कि इन 4 हमारे पास एक कीवर्ड है जो कि लूप के यूज़ होता है, जैसे कि स्विच और इफ़ था। यहाँ पे हम सबसे पहले कहते हैं इनिशियलाइजेशन कहते हैं i = 1, i की वैल्यू 1 है। फिर बाद में कंडीशन हमने लगानी जिसकी बेस पे हमने रिपीट करना है। मैं लिखता हूँ i > 5। अब ये जो से हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया है i की वैल्यू, और इसी को ही हमने यहाँ पे कंडीशन में लेना होता है, और फिर बाद में आगे हमने इंक्रीमेंट कर देना होता है i का कि
आई की वैल्यू प्लस होगी तो फिर हमारे पास कभी ना कभी ऐसी वैल्यू आएगी जब कंडीशन फाल्स होगी। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ प्रिंट एफ, तो क्या प्रिंट हो जाए, यहाँ पे लिख लेते हैं सी, प्रोग्राम लिख लेते हैं, कोई एक चीज़ लिख लेते हैं। तो अब हम इसको रन करेंगे तो ये 5 बार रन होगा, ठीक है, ये 5 बार प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे अगर हमने न्यू लाइन पे लिखना है तो यहाँ पे हम /n लगा देते हैं ताकि न्यू लाइन पे आंसर आए हमारा। तो ये हर बार न्यू लाइन पे कितनी बार है, 5 बार, क्योंकि आई की वैल्यू 1 थी, आई की वैल्यू 1, इसका मतलब है इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू 1 प्लस, सॉरी इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, तो फिर भी हमारे पास ये आ रहा है। अब आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 भी लिख सकते हैं, आई की वैल्यू पहले 1 थी अब 2 होगी, अब ये 3 बार चलेगा, ठीक है, 2 करेंगे फिर 5 होगी, 5 के आगे 7 होगी तो 7 पे कंडीशन फास्ट हो जाएगी तो रन नहीं करेगा। ओके, तो इसको अब हम प्लस प्लस ही रहने देते हैं 1 पे, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर लूप थी। अब हम यहाँ पे एक और प्रोग्राम लिखते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं और नीचे यहाँ पे लिखते हैं फॉर, यहाँ पे हम एक प्रोग्राम लिख लें जिसमें हमने जो सा यूज़र इनपुट करेगा नंबर उसका हमने फैक्टोरियल में मूव करना है। फैक्टोरियल अब क्या होता है वो हम देख लेते हैं, इंट आई, इंट एन और फैक्ट इज इक्वल टू 1 लिख लेते हैं, दोनों इंटीजर डाटा टाइप है। अच्छा, फ्लोट क्या हो, फैक्टोरियल क्या होता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट्स में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर 6 का फैक्टोरियल हमने लेना है तो 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, ये फैक्टोरियल होगा 6 का ज़रब 1, और यहाँ सॉरी ज़रब 6 ज़रब, ठीक है। और अगर हमने 5 का फैक्टोरियल लेना हो तो वो ऐसे होगा 5 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, तो ये ऐसे होगा। तो यानी कि हम उस नंबर तक जा रहे हैं, 1 से लेके उस नंबर तक मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक नंबर इनपुट लेना है जिसका हमने फैक्टोरियल लेना है। स्कैन एफ से इनपुट लेते हैं क्या, परसेंटेज डी, और उसके बाद लिखते हैं एन, वो नंबर इनपुट ले लिया हमने। ओके, तो यहाँ पे अब हमने फॉर लूप अप्लाई करनी है। फॉर लूप क्या करेगी हमारी, वो जाएगी मैं कहता हूँ इंट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। आई की वैल्यू 1 है, 1 से इसने कहाँ तक जाना है, एन तक जाना है। आई इज लेस दैन इज इक्वल टू एन तक जाएगा, और आई की वैल्यू अब हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है, एन आई की वैल्यू प्लस कर रहे हैं। तो उससे आगे यहाँ पे अब हमें ब्रेसेस लगानी पड़ेगी क्योंकि हमारी लाइन 1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, ओके। सो आई की वैल्यू से, आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 से ज़रब हो गए 1 ज़रब 1 1, फैक्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर बाद में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 से ज़रब होगी तो 2 हो जाएगी फैक्ट की वैल्यू। आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 2 ज़रब 3 6, फिर बाद में आई की वैल्यू 4 होगी, 6 ज़रब 4 24, तो फिर बाद में फैक्ट की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 ज़रब 24 इज इक्वल टू 120। तो ऐसे हमारे पास आंसर आएगा। फिर बाद में हम बस इतना काफ़ी है। जब ये लूप ख़त्म हो जाएगी, फैक्ट की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी, फिर हम क्या कर देंगे, प्रिंट एफ फैक्ट की वैल्यू आउटपुट कर देंगे, परसेंटेज डी फैक्ट, ठीक है। तो फैक्ट की वैल्यू हम आउटपुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 का फैक्टोरियल कितना आएगा, 720। मैं 7 का फैक्टोरियल लिख लेता हूँ, 7 का फैक्टोरियल तो 50 40, और 5 का फैक्टोरियल 120,
4 का फैक्टोरियल 24। तो ये हमारे पास आंसर आ गया फैक्टोरियल का, ठीक है। तो अब हम इसको कमेंट करते हैं और आगे हम चलते हैं। तो अब हम स्टडी कर लेते हैं फंक्शंस क्या है। 5th चैप्टर है 10th क्लास का, और यहाँ पे 13th चैप्टर है PTB सेकेंड ईयर का। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ सम। अच्छा, ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के नीचे बनाना है मैंने एक नया फंक्शन। इसकी वैल्यू क्या है, इंटीजर। इसकी रिटर्न टाइप है। मैं सम लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट एक्स, इंट ए, इंट बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बॉडी ऑफ फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास रिटर्न क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कॉल करेंगे, यानी कि इसको हम यूज़ करेंगे। जैसे हम प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करते हैं, वैसे ये भी अब एक फंक्शन हमारे पास डिफाइन है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं इसमें डिफरेंट वेरिएबल पास करके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट एक्स वाई, ठीक है। तो फिर बाद में मैं कहता हूँ स्कैनफ। अब मैंने ये वैल्यू इनपुट लेनी है, परसेंटेज डी और फिर यहाँ पे एंड साइन एक्स साइन वाई, ओके। तो ये दोनों मैंने इनपुट ले लिए। फिर बाद में मैंने क्या करना है, एस एक वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे ना इसकी वैल्यू। यहाँ पे मैं एस भी लिखता हूँ, एस इज इक्वल टू सम फंक्शन को हम कॉल करते हैं और यहाँ पे हम दो आंसर लिख देते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्स और वाई, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट करवा देंगे। अभी आपको समझ लग रही तो फिर दोबारा क्लियर कर दूँगा। परसेंटेज डी और एस, और यहाँ पे एंड पे टर्मिनेटर्स आ गए। अब हम इसको रन करते हैं। अब एस की वैल्यू मांग रहा है, मैं 5 देता हूँ, वाई की वैल्यू 6 देता हूँ, 11 आंसर है। अब ये क्या किया है, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है इंटीजर, इसकी रिटर्न टाइप है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए, और क्या है हमारे पास बी। अब एक जब हमने सम को कॉल किया तो हमने क्या इसमें वैल्यू दी एक्स, एस की वैल्यू किसको मिल गई, ए को। वाई की वैल्यू मिल गई बी को। तो फिर बाद में हमें आंसर क्या मिला, ए प्लस पी की वैल्यू 11 है। 11 हमें इस पूरे का आंसर हमें 11 मिला। 11 की वैल्यू किस में स्टोर होगी, एस में। तो फिर हमने एस को प्रिंट करवा दिया। अब हम एक और काम कर लेते हैं, ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं इंट सी, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लस सी। तो अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू इनपुट करते हैं, मैं लिखता हूँ 5 6 17 क्यों आंसर आया, 17 क्यों आंसर आया, 11 6। उसने जो सी इस वैल्यू, ये जो सी बी की वैल्यू, उसी को सी की वैल्यू ले लिया और इसमें प्लस कर दिया। जो से ये वाले वैल्यू है, दूसरी वैल्यू, उसको हमने सी ले लिया। अब यहाँ पे हम जेड की वैल्यू लिख लेते हैं, जेड। इनपुट एक और ले लेते हैं, परसेंटेज डी, और यहाँ पे ले लेते हैं हम जेड, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम जेड पास कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, अब हम लिखते हैं यहाँ पर 5 6 2। दोबारा रन करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 8 12। आंसर क्यों नहीं ठीक आ रहा, ये हमारे पास इंटीजर 3 है। जेड की वैल्यू इसको प्रोवाइड हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 3 2। तो 9 हमारे पास आंसर आया। अब हमारे पास आंसर ठीक आया। कई बार कंपाइलर रन नहीं करता। हमने क्या पास की वैल्यू 4 3 2। तो 4 3 2 ABC की वैल्यू होगी, इन तीनों को प्लस किया और हमारे पास आंसर आ गया। और इसकी वैल्यू किस में स्टोर हुई, एस में। तो फिर बाद में इसको हम कहते हैं फंक्शन को कॉल करना, आर्गूमेंट पास करना। ये हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं और ये हमारे पास आर्गूमेंट होते हैं जो से हम यूज़ कर रहे होते हैं। जब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं तो ये पैरामीटर्स होते हैं, ये आर्गूमेंट्स होते हैं जब हम पास यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब हम एक ये पैरामीटर के बगैर हम एक फंक्शन बनाते हैं। मैं कहता हूँ कि एक नल फंक्शन बना लेते हैं जो कि ग्रीटिंग करे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉइड का मतलब है कि इसकी रिटर्न कुछ नहीं करेगा, वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, कुछ परफॉर्म करेगा खुद ब खुद। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉइड
ग्रीट। तो यहाँ पे हम आर्गुमेंट कुछ भी नहीं पास करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ, यहाँ पे लिखता हूँ ए अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। तो अब ये जो है ये हमारे पास इसको हम कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे मैं अब ये ग्रीटिंग हमारे पास फंक्शन है, ये फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो ये वाला सारे परफॉर्म होंगे। रिटर्न टाइप इसकी कुछ नहीं है, जैसे ये रिटर्न कर रहा है एक वैल्यू, ये रिटर्न वैल्यू नहीं करेगा, ये कुछ परफॉर्म करेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीट, इसके एंड पे कॉलन लगा देता हूँ। अब ये ग्रीट क्या करेगा, ग्रीट के अंदर जितना भी कोड है वो रन होगा। अस्सलाम वालेकुम प्रिंट हो गया। जितनी बार मैं ग्रीट को प्रिंट करूँ, मैं करता हूँ फिर ग्रीट, तो जब मैं रन करवाया 2 बार अस्सलाम वालेकुम, तो यहाँ पे हमें \n यूज़ करना पड़ेगा, वो हम यूज़ नहीं करते। यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं, रन करते हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको हम लूप में भी यूज़ कर सकते हैं बार बार करने के लिए। ये ऐसे कर सकते हैं जैसे कि ये है। ओके, तो इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रीट लिख देता हूँ, ग्रीट लिख देता हूँ, तो ये 5 बार ग्रीट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये 5 बार फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद 2 बार नीचे वाला। ठीक है, ये तो ये ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो फंक्शन क्या करते हैं, हमारे रीडेबिलिटी बढ़ा देते हैं कि सारा काम एक जगह हो रहा है और उसको हमने जस्ट यहाँ पे सिर्फ ग्रीट के तौर पे यूज़ किया है, तो वो अपना पूरा काम करेगा। यहाँ पे हम पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं ग्रीट के जगह पर, तो वो सारा का सारा लिखा जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा कोड जो सा होगा वो ख़राब नहीं होगा, और यहाँ पे सारी खराबियाँ होगी, और ख़राबियाँ जो से अलग होगी, एरर करने में आसानी होगी। और इस चीज़ को हम कहते हैं, इसका सिग्नेचर है ये, और ये रिटर्न टाइप है। ठीक है, होपफुली के ये जो है हमारा क्लियर हो गया होगा। ओके, तो क्लियर हो गया होगा, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पे हम नेस्टेड फॉर लूप स्टडी करेंगे। सी देयर इंशाल्लाह।